Dear students, today we are going to take the first topic, the first chapter of your syllabus, syntax. Very important chapter, not only for the point of view of your examination, but also for English learning system. Because without having a good approach in the system of syntax, one cannot do better in any field of English, either in written English, in spoken English, or in any competitive examination English. So for all the purposes, the topic we are going to take is very important. You should read it very minutely, very cautiously. See the first topic, syntax. In this chapter, syntax, we have to read the relation between subject and verb. Because in each and every sentences, I can say in all the sentences, will there be anything or not, there must be at least one subject and one verb. And between subject and verb, there is a relation. That's why this chapter syntax also has been given another title, subject verb agreement. This chapter in some grammar books you will see the title syntax, in some other there you see the title subject verb agreement. Because between subject and verb there has been held an agreement, there has been held a cordial relation, and with that relation both subject and verb meet together and we make our sentences. देखिए भाई, आज हम लोग पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का, जो कि काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है हर एंगल से, हर दृष्टिकोण से। अगर आप इंग्लिश में 2-4-5 लाइन बोलना चाहते हैं तो बगैर इसे सिंटेक्स को बेहतर जाने हुए इंग्लिश बोला नहीं जा सकता। अगर आप चाहते हैं इंग्लिश में कुछ लिखा जाए, माइनस सिंटेक्स राइटिंग इवन ए सिंगल सेंटेंस इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं होगा। और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जिसमें कि इस चैप्टर सिंटेक्स से क्वेश्चन न पूछा जाए। सभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन निश्चित तौर पे रहता है या रहेगा तो इसका क्वेश्चन जरूर रहेगा। इसलिए आपको चाहिए इसे बहुत ही सावधानी से पढ़ना, बहुत कॉशियसली पढ़ना, क्योंकि एवरीवेयर देयर इज द नीड ऑफ द सिस्टम ऑफ सिंटेक्स। हाँ, इस चैप्टर का दूसरा नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के संबंध को ही हमें पढ़ाता है। जैसा कि मैंने कहा, सभी वाक्यों में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जरूर रहेगा। बिना सब्जेक्ट या बिना वर्ब का कोई सेंटेंस बन पाना संभव नहीं है। तो चूंकि सब्जेक्ट और वर्ब के मेल को ही वाक्य कहते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका छुपा रहे या सेंटेंस में वर्ब आपका छुपा रहे, तो सब्जेक्ट और वर्ब समटाइम्स मे रिमेन अंडरस्टूड और हिडन। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही नहीं या वर्ब है ही नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, तो हियर वी हैव टू रीड द रिलेशन बिटवीन बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब। दोनों के बीच संबंध क्या है, आखिर दोनों किस आधार पर एक दूसरे से मिलते हैं और सेंटेंस हम लोगों का बनता रहता है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रिलेशन है SSPP। This very relation is between subject and verb.
SSPP is in symbolic form, it is in abbreviation form. The enlarged form of SSPP is that for singular subject we have to use singular verb, and for plural subject must be used plural verb. किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, सिंगुलर जिसे कि एक का बोध होता है, आप चाहें न चाहें उसके साथ वर्ब भी आपको सिंगुलर ही देना होगा। और यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है, साथ में वर्ब प्लूरल ही देना होगा। ऐसा कोई सेंटेंस इंग्लिश में आप न बोलें, न बनाएं, न लिखें जिसमें सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब प्लूरल हो जाए, या फिर सब्जेक्ट प्लूरल और वर्ब सिंगुलर हो जाए। एनी सच सेंटेंस इज इनकरेक्ट and even not having given the right to make a sentence either in written or spoken English in which this very agreement SSPP has been broken. कोई सेंटेंस ऐसा नहीं बोलेंगे, नहीं लिखेंगे जिसमें कि ये आपका टूट रहा हो, जिसमें कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब दिया गया हो या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब हो। और अगर ऐसा किसी ने किया है तो वह उनका सेंटेंस गलत है, सेंटेंस को काटा जाएगा। चाहे उस सेंटेंस को बनाने वाले आपके भारत के प्रधानमंत्री हों या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति हों, सेंटेंस है गलत है तो फिर वो गलत है। हाँ, और ये गलती इंग्लिश की सबसे बड़ी गलती कही जाती है, क्योंकि सेंटेंस का जन्म ही होता है सब्जेक्ट और वर्ब के मेल से, और अगर इन दोनों में से कोई एक अगर गलत हो जाता है तो कह सकते हैं कि बर्थ प्लेस पर ही उसमें गलती हो गई, सेंटेंस बनने के शुरू में ही, या फिर कह सकते हो पैदा होते ही उसमें गलती हो गई। तो आज के बाद आप इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, कोई सेंटेंस अगर बन रहा है तो उसमें SSPP फॉलो होना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। मुझे लगता है यहाँ तक में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, शायद कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि SSPP एक आसान सा नियम है। क्या रखा है इसमें, कुछ तो है नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। बट स्टिल इसके बावजूद while we go to speak, while we go to write, there we commit mistake। जब भी हम लोग बोलने और लिखने जाते हैं इंग्लिश में तो वहाँ पे हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, सेंटेंस में गलत वर्ब का प्रयोग हमसे हो जाता है, ये जानते हुए भी कि दोनों के बीच रिलेशन SSPP का है। एंड देन क्वेश्चन अराइजेज, आफ्टर ऑल व्हाट्स द रीजन, व्हाट्स द कॉज ऑफ मिस्टेक ऑफ वर्ब। हर गलती के पीछे कारण क्या है, गलती होती क्यों है। जब इस तरह का रिलेशन है और ये हमें पता है, फिर भी गलती हमसे हो जाती है, ऐसा क्यों होती है। इन दिस चैप्टर सिंटैक्स we have to read how we use correct verb in a sentence, and so far as the matter of reason is concerned, जो बात चल रही थी कि इसमें गलती क्यों होती है, the only reason is due to not identify the real subject of any sentence is the cause of verb mistake। किसी सेंटेंस के सही सब्जेक्ट का पता न चल पाना वर्ब मिस्टेक का कारण बनता है। क्योंकि एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, लेकिन जो उतने सारे शब्द आए हैं वो सब के सब सब्जेक्ट नहीं है, उनमें सब्जेक्ट कोई एक है, और सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है अगर हमें ये पता चल जाए तो फिर इस नियम के तहत बड़ी आसानी से हम लोग वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं। तो अगर कोई पूछे कि साहब गलती क्यों होती है, तो आप एक लाइन में आंसर करेंगे, सही सब्जेक्ट की जानकारी न मिल पाना ही वर्ब मिस्टेक का कारण बनेगा। एंड इन दिस चैप्टर वी हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग विच वन इज द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू विच वी हैव टू यूज वर्ब। ये चैप्टर हमें और कुछ नहीं,
बल्कि सिर्फ ये पढ़ाता है कि किस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, सेंटेंस को वर्ब किसके आधार पे मिलना चाहिए, सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग कैसे होगा, है ना। तो सब्जेक्ट का पहचान कराता है ये चैप्टर सिंटेक्स। उसके लिए वी हैव टू सी डिफरेंट स्ट्रक्चरल पैटर्न्स ऑफ सेंटेंसेस। अलग अलग तरह से इंग्लिश में बनने वाले वाक्यों को हमें देखना होगा और हमें ये डिसीजन लेना होगा कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, उसका सब्जेक्ट कौन है, उसका सब्जेक्ट कौन है। तो द ओनली एम ऑफ द चैप्टर इज टू इंडिकेट the subject, to identify the subject so that you can use correct verb there। और इसके लिए हम लोग एक एक करके पॉइंट वाइज देखेंगे सब्जेक्ट की पहचान किसमें कैसे करते हैं। नंबर 1, the very first structure I am going to take is noun, preposition and noun। Here, two nouns or maybe more are combined by preposition, any preposition। अगर दो या दो से अधिक नाउन को किसी प्रीपोजिशन से जोड़ दिया जाए, दो या दो से अधिक नाउन अगर किसी प्रीपोजिशन से जोड़ा गया होगा तो सेंटेंस में जो हमें वर्ब देना पड़ेगा वो किस नाउन को, पहले वाले को या बाद वाले को या फिर इसके बाद वाला आया है उसको भी, है ना। जैसे मान लीजिए कहा जाए द स्मेल ऑफ फ्लावर्स इन दीज गार्डन्स sweet। Here ये सेंटेंस देखिए, इस चैप्टर सिंटेक्स का यही क्वेश्चन है। इसी रूप में क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सेंटेंस बना होगा, वर्ब के स्थान को ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा, खाली आपको ऑप्शन उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं ये सिंगुलर वर्ब है, ये सिंगुलर वालों के साथ ही होगा, आर प्लूरल है और ये प्लूरल वालों के साथ ही होगा। आप यह भी जानते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एसएसपीपी का रिलेशन है। लेकिन यहाँ पे परेशानी ये है, अगर इस सेंटेंस को हम देखें तो स्मेल नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, फ्लावर्स फील्ड नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, गार्डन फील्ड नाउन है। तो सेंटेंस जो बन रहा है उसमें नाउन प्रीपोजिशन नाउन प्रीपोजिशन नाउन NPN में चल रहा है। शॉर्ट में इसे हम लोग NPN कहते हैं, नाउन प्रीपोजिशन नाउन। और कोई भी सेंटेंस में अगर दो नाउन या दो से अधिक नाउन को किसी प्रीपोजिशन से जोड़ा गया होगा तो हमें यहाँ जो वर्ब देना है वो किसके आधार पे देंगे, किसको देंगे। अगर वर्ब हम देते हैं स्मेल के आधार पे तो स्मेल सिंगुलर है और ये होना चाहिए। वर्ब अगर हम देते हैं फ्लावर्स के आधार पे तो ये चूंकि प्लूरल है और इसलिए आर होना चाहिए। अगर हम वर्ब देते हैं इस गार्डन्स के आधार पे तो यह भी प्लूरल है और फिर यहाँ पे आर होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि वर्ब आखिर हम दें किसको और कैसे, है ना। क्योंकि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट 2 3 4 हो ऐसा होता नहीं है, इन सारे शब्दों में सब्जेक्ट कोई एक ही है। तो वाकई सब्जेक्ट कौन है इस सेंटेंस का, जब तक डिसीजन नहीं होगा तब तक यहाँ पे वर्ब मिस्टेक तो होते ही रहेगा। तो अगर दो या दो से अधिक नाउन को प्रीपोजिशन से जोड़ा गया होगा तो याद रखेंगे वह नाउन जो पहला प्रीपोजिशन के पहले होगा, नाउन जो पहला प्रीपोजिशन के पहले होगा वही आपका सब्जेक्ट होता है। उसी के अनुसार वर्ब देंगे। प्रीपोजिशन से बाद वाले नाउन को वर्ब कभी नहीं देंगे। हाँ, ये देखिए इसमें स्मेल नाउन है
पहला प्रीपोजिशन ऑफ है, इसके बाद फिर फ्लावर्स नाउन है, दूसरा प्रीपोजिशन इन है, इसके बाद फिर गार्डन्स नाउन है। तो एक सेंटेंस में बहुत सारे नाउन और बहुत सारे प्रीपोजिशन रह सकते हैं, लेकिन नियम होगा आपका कि जो पहला प्रीपोजिशन है उसके पहले जो नाउन है वही आपका सब्जेक्ट है, उसी के अनुसार वर्ब चलेगा, उसी को वर्ब मिलेगा। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है स्मेल, स्मेल चूंकि सिंगुलर है और इसलिए इज का प्रयोग करेंगे। बाद वाले नाउन को वर्ब भूल से भी नहीं देंगे, वर्ब हमेशा देंगे प्रीपोजिशन से, पहला प्रीपोजिशन से पहले आने वाले नाउन के आधार पे। तो ये सिंटेक्स का पहला रूल बन गया आपका। अगर इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, वर्ब will be according to the noun before first preposition. In NPN sentences, verb will be according to the noun before first preposition. जो भी सेंटेंस NPN में बनेगा वर्ब का प्रयोग करेंगे पहला प्रीपोजिशन से पहले आने वाले नाउन के आधार पर। मुझे लगता है ये क्लियर होगा। जैसे इसका और एग्जाम्पल जिसे कि आप आंसर करेंगे, हम लोग कहा जाए द स्टूडेंट्स ऑफ Peyton defense very laborious। यस, वी और आर का प्रयोग करना है। बोलिए इस सेंटेंस में क्या होगा, ईच या फिर आर। अगर स्टूडेंट्स के आधार पे भर देते हैं तो फिर आर होना चाहिए। पीटेन डिफेंस नाम है, इसके आधार पे भर देते हैं तो फिर ईज हो जाना चाहिए। लेकिन भर हम लोग देंगे किसको, किसके आधार पे भर का प्रयोग करेंगे, ये हम लोगों को यहाँ पे देखना है ना। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि अगर दो नाउन को प्रीपोजिशन से जोड़ेंगे तो जो प्रीपोजिशन से पहले वाला नाउन होगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, वर्ब स्टूडेंट्स को देंगे, ये प्लूरल है और इसलिए आर का प्रयोग होगा। बोलिए अगर कोई कंफ्यूजन हो इस पॉइंट में तो पहला नियम इसका हम लोगों ने बनाया, यदि दो सब्जेक्ट को किसी नाउन से जोड़ा जाए तो जो पहला प्रीपोजिशन से पहले आने वाला नाउन है वही सब्जेक्ट होता है, उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर पहला प्रीपोजिशन से पहले वाला नाउन सिंगुलर है, जैसा कि स्मेल था तो वर्ब सिंगुलर देंगे। पहला प्रीपोजिशन से पहले वाला नाउन अगर प्लूरल है, जैसा कि स्टूडेंट्स था, तो वर्ब हम प्लूरल देंगे। ध्यान रखेंगे प्रीपोजिशन से बाद वाले नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग हम किसी भी परिस्थिति में नहीं करेंगे, वर्ब हर हाल में पहला नाउन को ही देंगे, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। ओके, नाउ टेक द सेकेंड पॉइंट। देखिए इस चैप्टर सिंटेक्स में इसी पहला पढ़े गए पॉइंट के जैसा, इसी पहला नियम के जैसा हम लोग एक एक करके लगभग 20 पॉइंट पढ़ते हैं। एंड इन दीज 20 पॉइंट्स we will be in a position to use correct verb in all the sentences of English। इन 20 पॉइंट को पढ़कर हम लोग इंग्लिश के सभी वाक्यों में सही वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी होगा कि एक एक करके 20 से मिला जाए, तब ऐसा हो पाएगा। हाँ, मार्केट में जो अलग अलग आप बुक्स देखते होंगे, बुक्स पढ़ते होंगे, इस चैप्टर सिंटेक्स में बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए होते हैं। किसी में आप देखोगे 50 पॉइंट है, किसी में 60 नियम दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इफ वी रीड ओनली दीज 20 पॉइंट्स, अगर इन 20 पॉइंट को हम जान जाएं तो फिर वो जो भी 50 और 60 पॉइंट वाले बुक्स हैं को भी आप बना सकते हैं। इन 20 से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। हर क्वेश्चन सिंटेक्स का बनाया जा सकता है इन 20 पॉइंट्स को पढ़ करके। तो
अगर पॉइंट नंबर 1 क्लियर है तो हम लोग नंबर 2 की बात करें और सेंटेंस हम लोगों को किस तरह के मिलते हैं इंग्लिश में। सी सेकेंड पॉइंट ऑफ चैप्टर सिंटैक्स नंबर 2। हियर इज names and titles. Names, titles. If the subject of any English sentence is any name, name of a place, person or thing, or any title, title of a book, of a novel, of a cinema, of a serial, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि कोई नाम है, कोई भी नाम, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का, या फिर कोई शीर्षक है, कविता, कहानी या उपन्यास वगैरह का, तो उस सेंटेंस को वर्ब क्या बनना चाहिए। कोई ऐसा सेंटेंस सामने आ जाए जिसमें कि कोई नाम आया हो, राम मोहन श्याम दिल्ली पटना वगैरह, या फिर कोई शीर्षक आया हो किताब कहानी वगैरह का, तो उसके साथ वर्ब हमें क्या देना चाहिए, कैसा देना चाहिए, है ना। नाम और शीर्षक को वर्ब क्या देंगे, आइए देखते हैं एग्जाम्पल में। मान लीजिए कहा जाए मेघदूत गुड पोएम। मेघदूत है, शीर्षक है एक कविता का। कहा जाए इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया नाम है एक देश का, स्थान का एक नाम है। कहा जाए पटना ऑन ट्रॉफी। ऐसे here are some of the examples related to the second point, names and titles. If the subject of any English sentence is any title such as मेघदूत, यह एक शीर्षक है कविता का, इंडिया नाम है देश का, पटना नाम है एक शहर का, और इस वक्त हमारी समस्या यही है, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई नाम या शीर्षक हो तो उसके साथ वर्ब क्या देंगे, है ना। तो बोलो क्या है, पहला में द मेघदूत इज और आर क्या होना चाहिए, यहाँ पे इज होगा। इंडिया नाम है, इज और आर क्या देंगे, इज होगा। लास्ट पटना हैज और है, पटना भी नाम है, सिंगुलर है, क्या दें, हैज या हैज, जी नहीं, हैज नहीं बल्कि हैज होगा, यानी कि प्लूरल होगा। याद देखिए इन दोनों ही को सिंगुलर वर्ब मिला है, लेकिन यहाँ पटना नाम है फिर भी इसे वर्ब प्लूरल मिला है। और इससे बचेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, लड़के इसमें काफी गलती करके आते हैं, यहाँ पे सावधान रहेंगे। ये मेनली ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए है, बोलचाल में इसका भी यूज होता है लेकिन कम होता है। और नियम ये बनेगा आपका, कोई भी नाम या कोई भी शीर्षक हमेशा सिंगुलर है, हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हमें करना है। नाम छोटा हो या बड़ा, नाम किसी साधारण व्यक्ति का हो या फिर महापुरुष का, जितने नाम हैं इस दुनिया में ना, सब के सब सिंगुलर होते हैं। नाम को 2 शब्द में लिखो या फिर एक लाइन में लिखा गया होगा, सारा नाम सिंगुलर होता है दुनिया का, याद रखेंगे। और उसी तरह से जितने शीर्षक हैं, चाहे वो कविता का हो, कहानी या उपन्यास का हो, वो सब के सब सिंगुलर हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हमें करना है। लेकिन थोड़ा सा अलग हटते हुए ध्यान इस बात का भी रखेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पे
कोई भी स्थान का नाम, मैं कह रहा हूं स्थान का नाम, दूसरा नहीं, जगह का, अगर मीनिंग स्थान का न देकर अगर वो मीनिंग टीम का दे रहा हो, किसी तरह के टीम का मीनिंग दे रहा हो, चाहे वो क्रिकेट टीम हो, फुटबॉल टीम हो, हॉकी टीम हो, है ना, तो वह प्लूरल है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग आपको करना पड़ जाएगा। कोई भी स्थान अगर टीम के मीनिंग में है तो भूल से भी उसे सिंगुलर वर्ब नहीं देंगे, वहाँ आपको प्लूरल वर्ब देना होगा, क्योंकि कोई भी प्लेस जब टीम के मीनिंग में जाता है तो प्लूरल वर्ब। और यही कारण है आप क्रिकेट मैच देखते हो, कमेंट्री सुनते हो, कमेंट्री के समय आप देखते हो कि शुरू में ही बोलता है इंडिया है ऑन द टॉस। इंडिया जो कि नाम है एक देश का, लेकिन इसके साथ वो प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग करता है, न कि हैज का, सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस इंडिया की बात वो कर रहा है वह एक टीम है, और कोई भी स्थान जब टीम के मीनिंग में होगा उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग आपकी मजबूरी हो जाएगी। तो जनरली पटना इज, रांची इज, इंडिया इज हम लोग बोलते रहते हैं, और एग्जाम में भी यही माइंड में बात रहती है इंडिया में सिंगुलर है, स्क्वायर कैसे मिल सकता है, या प्लूरल कैसे मिल सकता है, और क्वेश्चन से जब उसी का फायदा उठाता है। लेकिन आपको वहाँ सावधान होना होगा, कोई भी स्थान अगर टीम के मीनिंग में है तो उसके साथ हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना पड़ जाएगा। तो रूल बनेगा आपका, नियम होगा नेम्स एंड टाइटल्स ऑलवेज सिंगुलर, लेकिन इसमें अलग से एक नोट बनाना पड़ेगा, बट नेम ऑफ प्लेस और meaning of team will be in plural number. See the second rule, names and titles are always singular, हमेशा इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, लेकिन the name of a place for the meaning of team will be in plural number। कोई भी स्थान का नाम अगर टीम के मीनिंग में होगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। इट्स द सेकेंड पॉइंट ऑफ द चैप्टर सिंटैक्स, नेम्स एंड टाइटल्स। इफ इट्स क्लियर we may go ahead and see the third point, but if any confusion, any doubt to any one of you is, you can ask question, you can send me the message, I will try my best to satisfy you if any confusion is arising. See the third point, third type of sentence in which we have to identify the subject of the sentence. Number 3 is adjective as subject. Third point is adjective as subject. You see, adjective, a word which is used to qualify a noun or a pronoun. देखिए, खासतौर पे एडजेक्टिव का काम है नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतलाना। दिस इज द रोल ऑफ एडजेक्टिव। बट समटाइम्स एन एडजेक्टिव डजंट क्वालिफाई a noun or pronoun। कभी कभी एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन की विशेषता को न बतलाकर बल्कि सेंटेंस में ये खुद सब्जेक्ट बन जाता है, खुद ही सब्जेक्ट के रोल में होता है। एंड इफ एनी एडजेक्टिव ऑफ इंग्लिश इज इन द रोल ऑफ सब्जेक्ट, इज प्लेइंग द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, क्वेश्चन अराइजेज
व्हाट टाइप ऑफ वर्ब वी हैव टू यूज देयर। सवाल ये उठता है, कोई एडजेक्टिव अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर आएगा उसके साथ वर्ब क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। सी द एग्जांपल, एडजेक्टिव एज सब्जेक्ट, आई कैन से rich, generally happy. Here you have to use is or are. Then I say poor, unhappy. Then I can say, here also you have to use is or are. Then I can say beautiful, respect. Here you have to use get or gets. See the sentences. In the very first sentence, there has been used word rich. Rich is basically an adjective in parts of speech. If we see, it's an adjective. Poor also an adjective, and beautiful is an adjective. Here the question is, if any adjective of English is at the place of subject, in the role of subject, either singular or plural, which type of verb in sentence there is the need, है ना। कोई एडजेक्टिव अगर सब्जेक्ट बनकर आया है, सेंटेंस को वर्ब क्या चाहिए, कैसा चाहिए। आइए पहले से हम लोग वर्ब दें और इसके बाद समझते हैं कि वर्ब किस आधार पे चल रहा है ना। तो प्रूफ क्या है, पहला में रीच, इज और आर, निश्चित तौर पे यहाँ पे आर होगा। सेकेंड क्वेश्चन इज पुअर, is or are, and here no verb, इसका आंसर हम लोग नन को बनाएंगे, जो चौथा ऑप्शन हमारे पास होता है। is are कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि दोनों में से कुछ भी देंगे तो वह गलत ही होगा, इसका आंसर होगा नन। द ब्यूटीफुल, गेट और गेट्स, यहाँ पे गेट होगा यानी कि प्लुरल, यह भी प्लुरल ही है आपका। हाँ, और नियम बनेगा, if any adjective of English, ध्यान से सुनो, कोई भी इंग्लिश का एडजेक्टिव, मैं कह रहा हूं कोई एडजेक्टिव अगर चाहता है कि हम सब्जेक्ट बने, अगर वो सब्जेक्ट का रोल करना चाहता है, सब्जेक्ट के जैसा यूज होना चाहता है, तो उसके पहले उसे एक काम करना होगा, आर्टिकल द जरूर लेना, हर हाल में लेना होगा। अगर एडजेक्टिव की इच्छा हुई कि हम सब्जेक्ट बने, ठीक है साहब बनिए, लेकिन आप आर्टिकल द जरूर लीजिएगा, क्योंकि बिना द का सब्जेक्ट आप नहीं बन सकते, ये अधिकार आपको नहीं दिया गया है। अगर यहाँ से द को हटा लिया जाए, केवल रीच कहें या केवल ब्यूटीफुल कहें, तो इसे भी हम भर देना बंद कर देंगे, नन को आंसर बना देंगे, क्योंकि एडजेक्टिव जब भी सब्जेक्ट बनेगा साथ में आर्टिकल द जरूर होगा, और क्योंकि वो जाति भर का बोल कराता है, एक व्यक्ति नहीं, पूरे समुदाय, टोटालिटी का मीनिंग रहता है उसके पास, द होल का, द कंप्लीट का, यही कारण है कि वर्ब हमेशा प्लुरल होगा। तो यहाँ पे दो चीज ध्यान रखेंगे, अगर एडजेक्टिव सब्जेक्ट बनकर आया, साथ में आर्टिकल द जरूर होना चाहिए, साथ में आर्टिकल द जरूर होगा, और चूंकि वो जाति भर का बोध कराया, इसलिए वर्ब हमेशा प्लुरल। यही कारण है कि सेकेंड सेंटेंस में पुअर एडजेक्टिव है, यह भी सब्जेक्ट के ही रोल में है, लेकिन चूंकि इसके साथ आर्टिकल द नहीं है, और यही कारण है इसे हम लोग वर्ब नहीं देंगे, क्योंकि हमें कहा गया है कि एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट सिर्फ तब बनेगा जब द रहे, और अगर द नहीं तो सब्जेक्ट नहीं बन सकता, और सब्जेक्ट नहीं बनेगा तो वर्ब नहीं दे सकते, है ना। तो यहाँ पे दो चीज आपको ध्यान में रखना होगा, कोई भी एडजेक्टिव अगर सब्जेक्ट है,
साथ में आर्टिकल द जरूर होगा, और चूंकि ये जाति भर का बोध कराएगा इसलिए वर्ब हमेशा पुल्लर होगा। यस, राइट दिस पॉइंट, लिख लीजिए इस नियम को, क्योंकि ध्यान में रहिए आपको बात भी होगा। इफ an adjective used as subject, there will be article the, and verb always in plural number। इंग्लिश का कोई एडजेक्टिव अगर सब्जेक्ट के रोल में होगा, साथ में आर्टिकल द होगा और वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। तो एडजेक्टिव है भी सब्जेक्ट बनता है और इसके साथ हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन वर्ब देने से पहले ध्यान यह भी रखना होगा कि साथ में आर्टिकल द है या नहीं है, क्योंकि अगर आर्टिकल साथ में नहीं है तो फिर वहां पे वर्ब का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। क्लियर है? इट्स द थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस इन विच वी हैव आइडेंटिफाइड द सब्जेक्ट। टेक नंबर 4। Fourth type of sentence we are going to take is hyphenated expression। Next type of structure of sentence is hyphenated expression। Hyphenated expression means what's the meaning of hyphenated expression? Hyphenated expression means repetition of a word in a sentence two or more than two times। हाइफेनेटेड एक्सप्रेशन का अर्थ हुआ दोहराया जाना, टू emphasize a word there sometimes in a sentence the word is repeated। एक ही शब्द को एक से अधिक बार हम लोग बोलते और लिखते हैं। ऐसा सेंटेंस हम लोग देखते हैं जिसमें वर्ड को रिपीट किया गया हो। हाँ, तो किसी सेंटेंस में यदि वर्ड का रिपीटिशन मिलता है, कोई वर्ड अगर एक से अधिक बार यूज हो रहा है, उसके साथ वर्ब हम लोग क्या देंगे, वर्ब कैसे देंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज आई से आफ्टर से selling mark। Here you have to use is or are। Then once again I say ships after ships selling mark। Yes, here in this sentence the same word ship has been repeated। यहाँ पे एक ही वर्ड को दो बार लिखा गया है। इन द सेकेंड सेंटेंस सेम वर्ड इन प्लूरल फॉर्म शिप्स आफ्टर शिप्स दैट इज रिपीटेड। और इस समय हमारी समस्या है किसी सेंटेंस में यदि कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, एक शब्द को एक से अधिक बार बोला और लिखा जा रहा है, तो उसके साथ वर्ब क्या होना चाहिए, उसको वर्ब कैसा दिया जाना चाहिए, है ना। तो दोनों ही में इन और आर का प्रयोग करना है। बोलो क्या दे पहला में? यस, इज होगा। सेकंड नो होगा, नन को आंसर बनाइएगा। और इस क्वेश्चन को भी एग्जाम में बहुत पूछता है, बचिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन फंसा देता है आपको। देखो नियम ये बनेगा आपका, कोई भी वर्ड अगर रिपीट किया गया है, जिसे कि हम लोग हाइफेनेटेड एक्सप्रेशन कह रहे हो, के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। हाइफेनेटेड एक्सप्रेशन के साथ हर हाल में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग रखते हुए ध्यान यह भी रखेंगे
प्लूरल नाउन को रिपीट करने का अधिकार इस दुनिया में किसी को नहीं दिया गया, और अगर किसी ने प्लूरल को रिपीट किया, भर देना हम बंद करेंगे, और ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि प्लूरल नाउन का रिपीटिशन नहीं हो सकता। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस मिले, इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए, वहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, अगर दो सिंगुलर नाउन रिपीट किए जा रहे हैं, चाहे 2 बार या चाहे जितना बार रिपीट किए जाएं, भर हमेशा सिंगुलर होगा। हाँ, उनके साथ प्लूरल भर का प्रयोग हमें नहीं करना है, लेकिन सावधान भी रहना है। प्लूरल नाउन का रिपीटिशन अगर हुआ होगा, प्लूरल नाउन को अगर किसी ने 2 बार बोला और लिखा होगा, सेंटेंस उनका गलत है, भर देकर हम और गलती नहीं करेंगे, उसे हम भर नहीं देंगे, है ना। तो रूल बनेगा आपका, यस राइट, रूल विल बी hyphenated expression always singular, and नोट में आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्लूरल नाउन is never repeated। हाइफेनेटेड एक्सप्रेशन में प्लूरल नाउन का यूज नहीं होगा, प्लूरल को रिपीट नहीं किया जा सकता। सो इट्स द 4th point, with hyphenated expression we always have to use singular verb, and if anywhere plural noun is being repeated, there we do not have to use verb. And I think for today it's enough. In our next class we will see further the points of the chapter syntax, and already before I have told you we have to see only 20 points. Till now we have taken up 4, the rest of the points we will see, and tomorrow we take the next point. There we see which type of sentences are there in English, and in those sentences which one is the subject, according to which we have to use verb. Okay, for today, thanks a lot.